हेलो एंड वेलकम टू अद्वित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 11th के इकोनॉमिक्स में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स करने जा रहे हैं और चैप्टर 6 कर रहे हैं। हम इसको कॉस्ट हम पढ़ेंगे, कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट होता क्या है, कितने तरह के कॉस्ट होते हैं, क्या क्या रिलेशनशिप है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट में, ये हम सारे चीज़ पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। सो पहला है कि मीनिंग है व्हाट इज कॉस्ट। सो कॉस्ट इंक्लूड एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट। सो इनपुट पे हम जो खर्चा करते हैं, जो भी चीज़ हम बनाते हैं उसको उस चीज़ को बनाने के लिए जो भी वट एवर थिंग दैट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग समथिंग दैट इज कॉल्ड इनपुट, और उस पर जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं हम कॉस्ट। सो कॉस्ट जनरली एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है और इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब होता है मनी दैट इज पेड टू आउटसाइडर फॉर एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट और पेमेंट मेड टू द आउटसाइडर फॉर हायरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। जैसे कि पेमेंट हो गया ऑफ वेजेज, रेंट, इंश्योरेंस, ये सारे चीज़ हो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया। एंड देन वी हैव इम्प्लिसिट कॉस्ट। इट इज़ द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर। यानी कि जैसे मान लो कि मिस्टर ए जो हैं वो उन्होंने अपने ही घर में दुकान खोल रखा है, सो उन्हें रेंट देना नहीं पड़ता है, तो इसको बोलते हैं ओनर सप्लाइड सर्विसेज। खुद ही दुकान में बैठे हुए हैं, सो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू आउटसाइडर्स। ठीक है, सो इस तरह के कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। और एक्सप्लिसिट मतलब दैट इज पेड टू द आउटसाइडर। मान लो आप कोई चीज़ मंगवा रहे हो व्हीकल से, तो उसके लिए उसका किराया दे रहे हो। मान लो आप लेबर हायर कर रखे हो, तो उसके लिए उसको पैसे दे रहे हो, वो लेके चला जा रहा है। बिजली का बिल हो गया, रेंट हो गया, वेजेज हो गया, पेमेंट, ये सब सारी चीज़ को एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। सो कॉस्ट मतलब क्या होते हैं, कॉस्ट मतलब एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। ये अगर दोनों को ऐड कर दो तो अगर मान लो 50 रुपीज़ बाहर वाले को दे रहे हो और प्लस 25 रुपये अपना सेल्फ ओनर सप्लाइड सर्विसेज हो गया, तो 75 रुपीज़ विल बी द कॉस्ट। ठीक है, सो क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। कॉस्ट फंक्शन होता है कि फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। कितना खर्चा आ रहा है और क्या आउटपुट हो रहा है। ठीक है, आउटपुट मतलब प्रोडक्शन जो हो रहा है उसको। सो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। मैंने ऊपर हमने एक डिफरेंस देखा है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। यहाँ पे हम देखते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट कौन कौन से होते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, दो शॉर्ट रन कॉस्ट बोलते हैं इसको। टोटल फिक्स कॉस्ट और अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ये तो देना ही देना है, भले प्रोडक्शन जीरो हो। सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये अलग अलग नामों से जाना जाता है, बट जनरली इट इज नोन बाय द नेम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सो दीज कॉस्ट डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। मान लो कि प्रोडक्शन 10 कर रहे हो तो आपको भी 50 रुपीज़ देना है। 15 कर रहे हो फिर भी आपको 50 रुपीज़ देना है। 20 कर रहे हो 50, आपको 50 रुपीज़ देना है। सो टोटल आई मीन फिक्स्ड कॉस्ट दैट रिमेन सेम इज नॉट अफेक्टेड बाई इंक्रीज और डिक्रीज इन आउटपुट। अगर आप जीरो कर रहे हो फिर भी आपको 50 रुपीज़ देना है। सो दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, सो कॉस्ट डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। सो दीज आर इनडिविजिबल एंड आर पेड इवन इफ द फॉर्म इज प्रोड्यूसिंग जीरो। ठीक है, मैंने बता दिया। जैसे रेंट है, आप एक बनाओ ना बनाओ या 100 बनाओ फिर भी आपको रेंट उतना ही देना है। इंटरेस्ट, आपने लोन ले रखा मान लो 1 लाख रुपीज़, तो आपको उसका इंटरेस्ट देना है। आप बनाओ ना बनाओ उससे कोई मतलब नहीं है, आपको उतना इंटरेस्ट देना है। इंश्योरेंस प्रीमियम देना ही देना है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे दे रखा है कि टेबल है, ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। 0 पे 12 है टोटल फिक्स कॉस्ट। 1 बना रहे हो फिर भी अब उतना ही दे रहे हो। 2 बना रहे हो फिर। सो इवन व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीज कॉस्ट रिमेन द सेम, एंड दैट इज वाई TFC जो होता है टोटल फिक्स कॉस्ट होता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है ये स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अगर मान लो प्रोडक्शन 0 है तो भी आपका जो कॉस्ट है वो 12 है। सपोज यहाँ पे 15 है, तो और आप अगर 1 बना रहे हो, 2 बना रहे हो, कितना भी बना रहे हो, कॉस्ट रिमेन द सेम। सो दैट इज कॉल्ड टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, इन द टाइम फिक्स कॉस्ट का भी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट शो दैट द TFC रिमेन कांस्टेंट और सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। तो जैसे मान लो 0 है तो ये 0 है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है कॉस्ट भी बढ़ रहा है।
ठीक है। अगर मान लो प्रोडक्शन घटेगा 5 से 4 होगा तो कॉस्ट भी कम हो जाएगा। सो इट वेरीज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। मोर द आउटपुट मोर विल बी द वेरिएबल कॉस्ट, लेस द आउटपुट लेस विल बी द वेरिएबल कॉस्ट। देखो होता क्या एक्चुअली, जैसे मान लो कि आपको ज़्यादा बनाना, ज़्यादा लेबर चाहिए, आपको ज़्यादा बिजली की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा वेज सैलरी देना पड़ेगा, इसलिए कॉस्ट। कम बनाओगे तो कम लेबर की जरूरत पड़ेगी, कम रॉ मटेरियल चाहिए, सो कम हो जाता है। तो इस तरह से, और समझ में आई ये? तो ये हमने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। डायग्राम में क्या है कि वाई एक्सिस जो है टीवीसी है और ये जो है आउटपुट है आपका, ठीक है। या जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है कॉस्ट भी बढ़ रहा है, लेकिन इसका जो नेचर है, नेचर ऑफ कॉस्ट है टीवीसी है इन्वर्टेड एस शेप है। क्या है? इन्वर्टेड एस शेप, ठीक है। सो ये है, देखो जैसे हम अगर बनाएंगे तो इसको ऐसे बनाएंगे, पहले हम ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, ठीक है, टीवीसी। ये नहीं कि हम ऐसे बना देंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट है, ठीक है। पहले देखो क्या वेरिएबल कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट, ये बता दिया मैंने, पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल वगैरह हो गया, पावर हो गया, वेजेज हो गया, सो ये सब मैंने बता रखा आपको। अब देखो यहाँ पे क्या, टीवीसी इन्वर्सली एस शेप, क्या शेप? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सो एट इंक्रीजिंग रिटर्न टीवीसी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। देखो क्या होता है ना कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, हमने देखा है, पहले आपको बता रखा हूँ कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो होता है वो इस तरह से होता है, पहले इंक्रीजिंग रेट में होता है, फिर ये डिक्रीजिंग रेट में, एंड फाइनली डिक्लाइन होता है, ठीक है। सो अगर आपका यहाँ पे ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको हम बोलते हैं, ये टोटल प्रोडक्ट है। इसका ठीक उल्टा होता है, जब ये इंक्रीजिंग रेट में होता है तो टीवीसी क्या होता है, इंक्रीज या डिमिनिशिंग रेट, वो इंक्रीज होगा, डिमिनिशिंग रेट उल्टा होता है। इसीलिए हम इसको पहले कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ये आपका टीपी है, लेकिन टीवीसी कॉस्ट जो है ठीक प्रोडक्शन के उल्टा होता है। तो ये ऐसे बना हुआ है, लेकिन हम इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे उल्टा। फिर उसके बाद ये देखो, ठीक है। सो इस तरह से हम इसको ड्रॉ करते हैं। देन इट इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट एंड देन एट इंक्रीजिंग रेट ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। सो ये है आपका शेप ऑफ टीवीसी, दैट इज इन्वर्टेड एस शेप होता है। इट मीन्स दैट टीवीसी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, फर्स्ट में ये डिमिनिशिंग रेट में हो रहा है, देन इट इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट एंड देन एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। सो ड्यू टू, क्यों होता है, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये जो हमारा डायग्राम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, ये डायग्राम जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि एज वी इंक्रीज वन इनपुट कीपिंग द अदर इनपुट कांस्टेंट, टीपी फर्स्ट इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट एंड फाइनली एट नेगेटिव रेट। तो इसी का उल्टा जो होता है ये कॉस्ट हो जाता है, टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे देखा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का क्या शेप होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टोटल कॉस्ट के बारे में। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है, आपको टोटल कॉस्ट इक्वल टू टीसी प्लस टीवीसी, दैट इक्वल टोटल कॉस्ट। अब देखिए, हम देखो टोटल कॉस्ट, इट इज अ टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ए फर्म ऑन द फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी। तो जो भी फैक्टर हमें जरूरत पड़ता है कोई सामान बनाने के लिए, उसका टोटल एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट। और ये हमें दे रखा है, मैंने बताया फॉर्मूला है इसका, टीएफसी प्लस टीवीसी। तो हमारे पास टीएफसी जो है फिक्स है, जो कि 12 है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता है जैसे से हम ज़्यादा बनता है। जीरो पे कोई भी हमने कुछ बनाया नहीं, तो ये जीरो है वेरिएबल कॉस्ट। जैसे जैसे हम 6 हो गया, फिर 10 हो गया, 15 हो गया, 24 हो गया, इस तरह से इंक्रीज हो रहा है। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, आपका टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। तो उसी तरह से मैंने क्या बताया आपको कि पहले जो ये जो टीएफसी जो होता है टोटल फिक्स कॉस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, जो कि ये है हमारे पास, ठीक है। ये है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, एट द जीरो लेवल ऑफ इनपुट, जीरो लेवल पे जीरो होगा, और जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे ये इंक्रीज होगा, और इन्वर्टेड एस शेप होता है। ऐसे नहीं होगा, नीचे की तरफ नहीं होगा, फिर ऐसे होगा, ठीक है। ये ऐसे नहीं बनाना है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। सो एज द आउटपुट इंक्रीज टीवीसी ऑल्सो इंक्रीज। लेकिन अगर हमें टीसी निकालना है तो हमें
टीवीसी और टीसी को ऐड कर देना है। तो इस पर हम जो कि हमारा यहाँ से यहाँ तक जो है वो है 12 है, और हर लेवल पे हम 12 ऐड करते जाएंगे, क्योंकि टीएफसी प्लस टीवीसी इक्वल टू टीसी। सो इस तरह से टीसी इज पैरेलल टू टीवीसी एंड इट इज ऑल्सो इन्वर्टेड एस शेप that show that first TC increases at decreasing rate और फिर then finally next and then constant rate and finally at increasing rate। ठीक है। सो रिलेशनशिप बिटवीन TC TVC जो मैंने हम यहाँ पे डायग्राम बनाया, इसका रिलेशनशिप क्या है देखते हैं हम पहले। ये मैंने बता चुका हूँ आपको कि TFC जो है पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो TC कर्व इज ऑब्टेन, कैसे हम TC कर्व ऑब्टेन करते हैं, इन दोनों को ऐड करके, और दैट टू सिर्फ ऐड नहीं करते हैं, वर्टिकल समेशन। हर TVC पे हम एवरीवेयर वी कीप ऑन एडिंग 12, सो दैट इक्वल वर्टिकल समेशन। चेंज इन TC इज इंटायरली ड्यू टू TVC एज TFC जो तो कांस्टेंट, अगर TVC तो अगर TC में चेंज आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है, TVC की वजह से आ रहा है, ना कि TFC तो कांस्टेंट है, उसकी वजह से चेंज आ ही नहीं रहा है उसमें। TFC कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एज इट रिमेन कांस्टेंट। ये मैंने बता दिया कि ये जो होता है इस तरह से पैरेलल होता है, क्योंकि इट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है। नेक्स्ट है TC एंड TVC कर्व, TC एंड TVC कर्व। ठीक है, ये ठीक है, ये है आपका TC है और TVC है, और ये टोटल फिक्स कॉस्ट है। सो TC एंड TVC कर्व्स आर इनवर्सली एस शेप, ये दोनों एस शेप है, मैंने बताया क्यों। इनिशियली एट ए डिक्रीजिंग रेट, TVC जो है डिक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है, देन एट ए कांस्टेंट रेट एंड फाइनली एट ए इंक्रीजिंग रेट। सो दैट इज वाई इट इज दिस एस शेप, इन्वर्टेड एस शेप होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, और क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये अगर मान लो कभी भी पूछता है कि क्यों ये शेप है, तो इट इज बिकॉज ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन लिखना आपको। नेक्स्ट, एट पॉइंट O आउटपुट TC इक्वल टू TFC। देखो इस पॉइंट पे क्या होता है, TC कितना होता है, TC इज इक्वल टू TFC फिक्स होकर, मान लो कि यहाँ से का 12 है, तो TC विल ऑल्सो बी 12 ओनली। उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि so there is no variable cost at zero level of output, so TC and TFC curve start from the point which is above the origin। ठीक है। TVC distance between TC and distance between TFC and TC curve is TVC। ठीक है। अगर मान लो कि हमने देखा कि TC कर्व इक्वल क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो अगर हमें ये निकालना है कि डिफरेंस बिटवीन TFC और TC क्या होगा, TVC होगा। ठीक है। एज TVC राइजेज, डिस्टेंस बिटवीन TC एंड TFC ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। जैसे ये देखो यहाँ पे, जैसे जैसे TVC बढ़ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन ये इसका और इसका डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है। सो TC एंड TVC कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर। क्यों, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस जो है TFC है, जो कि कांस्टेंट है एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट, दैट इज वाई दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सो ये हमने देखा TVC के बारे में, TVC देखा हमने। उसके बाद हमने TC, TVC और TFC एक ही डायग्राम में, कभी क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम TC, TVC एंड TFC एंड दैट टू यू हैव टू एक्सप्लेन इन वन डायग्राम ओनली। सो ये ठीक है, समझ में आया हमने। अब देखते हैं हम आगे नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हम देखते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट हम पढ़ते हैं अब। एवरेज कॉस्ट में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है। सो इन तीनों के बारे में हम एक एक करके करने जा रहे हैं, सो ध्यान से पढ़ते हैं इसको। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि अगर मान लो कि हम इसे कैसे निकालते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। जैसे 0 है, अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं, 12 अपॉन 0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है। अगर वही हम 1 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 हो जाएगा। क्वांटिटी ये आपका टोटल फिक्स कॉस्ट कितना, 12 को 2 से डिवाइड करो 6 हो जाएगा, 12 को 3 से डिवाइड करो 4 हो जाएगा, 12 को 4 से करो। तो इस तरह से हम एवरेज मतलब एक का कॉस्ट कितना हो रहा है वो हम निकाल सकते हैं
टीएफसी को क्वांटिटी से डिवाइड करके, ठीक है। और दूसरी बात हम ये देखते हैं कि टोटल कॉस्ट तो वैसे फिक्स होता है, ये हमारा टोटल कॉस्ट है, लेकिन जब हम इसको डिवाइड करते जाते हैं विथ एवरी ग्रेटर यूनिट, जैसे 1 2 3 4 से, तो ये कम होते जाता है। जैसे 12 है, फिर 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। सो दैट इज द रीजन वाई एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो इस तरह से स्लोप डाउनवर्ड होता है। दूसरी बात है कि इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी कर्व इस तरह से ड्रॉ करते हैं और कोई भी दो पॉइंट लेते हैं, जैसे मैंने अब ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, ठीक है, और इस पॉइंट को हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं और फिर इस पॉइंट से भी एक रेक्टेंगल बनाते हैं, तो इन दोनों का एरिया जो होगा ना वो सेम होगा। इन दोनों का एरिया जो होगा सेम, जैसे ये एरिया हो गया और दूसरे का एरिया जो है ये एरिया, तो एरिया विल बी सेम फॉर बोथ द रेक्टेंगल एंड दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। सो एएफसी कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दैट इज एरिया अंडर कर्व इज सेम एट डिफरेंट पॉइंट, ठीक है, एरिया सेम होता है आउटपुट का। सो नाउ एएफसी जो मैंने अभी बनाया आपको यहाँ पे फिर से बना देता हूँ, ये है एएफसी फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, ये आउटपुट है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है ये नीचे की तरफ गिरता है, बिकॉज कांस्टेंट टीएफसी इज डिवाइडेड बाय इंक्रीजिंग आउटपुट, ठीक है। वही तो हो रहा है ना यहाँ पे कि पहले हम 1 से डिवाइड करते हैं, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, इंक्रीजिंग आउटपुट से डिवाइड करते हैं और कांस्टेंट टीएफसी को, इसीलिए वो कम होते जाता है, ठीक है। सो एज लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीजेज, रेट ऑफ फॉल इन एएफसी डिक्रीजेज एज टीएफसी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लार्ज नंबर ऑफ यूनिट। सो पहले जो है वो ज़्यादा गिरता है, फिर धीरे धीरे गिरना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि टीएफसी जो होता है ना अब इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स के, ठीक है। एज टीएफसी कैन नेवर बी जीरो। अब देखो टीएफसी कभी जीरो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता जीरो? जैसे कि एएफसी नेवर टचेज द एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस को टच करता है, जैसे ये है आपका वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, सो ये कभी वाई एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों टच नहीं करेगा? क्योंकि अगर हम 12 को किसी भी यूनिट से डिवाइड कर दें, कुछ ना कुछ तो बचेगा ही, तो इसलिए ये कभी जीरो नहीं हो सकता है, ये कभी इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता है, और दैट इज वाई इट विल नेवर टच एक्स एक्सिस, सी, ठीक है। और एएफसी कैन नॉट टच वाई एक्सिस, ये इस एक्सिस को भी टच नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, इस आउटपुट पे भी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीएफसी इज पॉजिटिव, ठीक है। अगर एंड एनी पॉजिटिव वैल्यू डिवाइडेड बाई जीरो विल बी इन्फिनिटी, सो इसलिए ये कभी टच नहीं करेगा, क्योंकि जो आपका आउटपुट टीएफसी इज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव है। इवन जीरो लेवल ऑफ आउटपुट देयर इज समथिंग इन द फॉर्म ऑफ total fixed cost, and that is why the value will be infinity, it will never become zero, and that is why it will not touch the y axis, ठीक है। नेक्स्ट हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो दूसरा जो कॉस्ट है मैंने बताया था, ऊपर आपको दिखाया था कि तीन एवरेज होते हैं। तो एवरेज फिक्स के बारे में हम देख लिया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, और दूसरा जो है इसका स्लोप गिरते जाता है, लेकिन शुरू में ज़्यादा फास्ट में गिरता है, स्लोली इट स्टार्ट फॉलिंग स्लोली, क्योंकि लार्जर वैल्यू जब आ जाता है इसके अंदर। एबीसी जो है, अब दूसरा हम देखते हैं एबीसी क्या होता है, देन विल सी एसी के बारे में, ठीक है। देखो एबीसी जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एबीसी रेफर्स टू द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। जैसे हमने वहाँ पे क्या देखा था, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, तो यहाँ पे पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, यानी कि एक सो दैट इज कॉल्ड पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड एबीसी। अब इसका निकालने का फॉर्मूला कहते हैं, जब वहाँ पे हम टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते थे क्वांटिटी से, यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे। सो टीवीसी अपॉन क्वांटिटी। अब देखो यहाँ पे आउटपुट 0 1 2 3 4 5 है, और टीवीसी जीरो पे जीरो है, क्योंकि जब प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट लगने कोई बात ही नहीं है। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जो कि वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन। सो जब प्रोडक्शन जीरो है तो ये भी जीरो होगा, और जीरो को डिवाइड करेंगे तो डैश हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद 1 आया तो 6 है टीवीसी, फिर 2 बनाया तो हमें टीवीसी बढ़ गया, 3 बनाया और बढ़ गया, 4 बनाया और बढ़ गया, 5 बनाया और बढ़ गया। सो इस तरह से जब हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डैश हो गया, 1 से 6 हो गया, 2 से अगर डिवाइड करेंगे 10 को तो 5, 3 से 5, 4 से 6 और 5 से 7। सो हम क्या देखते हैं, टीवीसी पहले गिरता है और फिर उठना शुरू हो जाता है, ठीक है। पहले 6 से 5 हुआ, 5 फिर कांस्टेंट हुआ
एंड देन फाइनली स्टार्ट राइजिंग, एंड दैट इज वाई इट इज यू शेप। कोई भी कर्व जो है जब को पहले नीचे गिरता है एंड देन फाइनली कांस्टेंट एंड राइज होने लगता है, देन दैट बिकम यू शेप। सो ABC इज ऑल्सो यू शेप। एंड वाई इट इज यू शेप? बिकॉज ऑफ, हमेशा मैंने जब भी कोई क्वेश्चन पुट करा जाता है कि वाई कर्व इज यू शेप, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसकी वजह से होता है, ठीक है, वो मैंने पहले समझाया आपको। ABC कर्व यू शेप क्यों? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। दूसरा ABC इनिशियली फॉल्स, पहले गिरता है 6 से 5 हो गया, and with increase in output and after reaching its minimum level it start rising, and that is also another reason why it is U shape. It initially falls, then remain constant and finally rises, and that is the reason why it is U shape. So कोई भी either you write it is because of law of value proportion, या उसको और क्लैरिफाई करने के लिए और एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दो कि पहले गिरता है कांस्टेंट फिर उठता है, इसलिए यू शेप होता है। और नेक्स्ट जो है ATC, एवरेज टोटल कॉस्ट, या हम इसको AC भी बोलते हैं, ATC को ABC बोलते हैं। सो फिर से हम वही बोल सकते हैं इसको कि पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड एवरेज टोटल कॉस्ट। हम इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है? ATC इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ वन क्वांटिटी, ठीक है, इससे निकलता है। या टोटल कॉस्ट निकालने के लिए AFC प्लस ABC, ये भी एक तरीका निकालने का। सो देयर आर टू वे थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट ATC, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। सो ये हमारे पास यहाँ दे रखा है। सो ATC का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट अपॉन किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना है तो पहले हम ये लिख लेते हैं ऊपर, जो ये पार्ट है, और क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज निकल जाता है। या दूसरा तरीका AFC प्लस ABC इक्वल टू ATC भी होता है, ठीक है। सो हमारे पास ये आउटपुट दे रखा है 0 1 2 3 4 5, और एवरेज फिक्स कॉस्ट दे रखा है इन्फिनिटी 0 पे है। नेक्स्ट है हमारा इन्फिनिटी के बाद हम देखते हैं कि 12 है फर्स्ट यूनिट पे, उसके बाद सेकंड यूनिट पे जो है ये 6 डिवाइड कर दिया हमने। कैसे निकला ये टोटल? ये AFC टोटल आई मीन एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है 6 से 12 को 2 से डिवाइड कर दिया हमने, फिर 3 से डिवाइड के ऊपर मैंने बताया हुआ है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बताया हुआ है। जब इन दोनों को ऐड कर देते हैं हमारा क्या निकल जाता है? ATC निकल जाता है। या हम टोटल कॉस्ट को भी, TC को भी हम अगर क्वांटिटी से डिवाइड कर देते तो हमारा ATC निकल जाता है। ये भी एक फार्मूला है, सो याद रखना इसको। अब देखो हम देखते हैं कि इसमें रिलेशनशिप क्या है दोनों का। ये हमारा पहले बनाया हुआ है यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट ATC जो है वो पहले कम हो रहा है, फिर कांस्टेंट एंड फाइनली स्टार्ट राइजिंग, दैट इज व्हाई इट इज यू शेप। ये जो है यू शेप है क्योंकि पहले गिरता है, फिर गिरने के बाद कांस्टेंट है, एंड देन फाइनली स्टार्ट राइजिंग, दैट इज व्हाई इट इज यू शेप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ATC और ABC। सो ये है ATC जो मैंने ऊपर बनाया, और ABC। सो इसका रिलेशनशिप हम देखेंगे कैसे, क्या है रिलेशनशिप। और इन तीनों को, और AFC मैंने पहले बताया, तो तीनों को हम एक डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे। ये है AC, उसके बाद है ये आपका ABC, ये जो है ABC है, ये AC है, और ये AFC है, ठीक है। देखो क्या रिलेशनशिप है। पहले तो है कि पहला AC एंड AC इज यू शेप। क्यों AC यू शेप है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वैल्यू प्रोपोर्शन, ये मैंने पहले बता रखा आपको। दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर कि गैप बिटवीन AC एंड ABC इज AFC। देखो गैप बिटवीन AC और ABC का गैप क्या है? AFC है, ठीक है। गैप बिटवीन AC एंड ABC इज AFC। और AFC जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है AFC कम होता जाता है, एंड दैट इज वाई द गैप बिटवीन AC एंड ABC डिक्रीजेज एज वी प्रोड्यूस मोर, बिकॉज गैप इज AFC एंड दैट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। सो ये समझ में आया। ये जो गैप है ना, यहाँ से देखो ये गैप है, और कम हो गया, और कम हो गया, और इस तरह से कम होता जा रहा है। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, गैप बिटवीन AC एंड ABC डिक्रीज है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि इन दोनों का गैप जो है वो क्या है? AFC है, ठीक है, AFC। जैसे कि मैंने बताया कि आपको AC इक्वल टू क्या होता है? AFC प्लस ABC, ठीक है। और सो इन दोनों का गैप जो है वो AFC है, और जो कि वो गिर रहा है एज वी प्रोड्यूस मोर, एंड दैट इज वाई गैप बिटवीन द टू ऑल्सो गेट रिड्यूस एज वी प्रोड्यूस मोर एंड मोर। दूसरा क्या बताया हुआ है?
और दूसरी बात है ना कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, क्योंकि कभी भी AFC जीरो नहीं हो सकता। ये देखो ये जो गैप कम होते जाएगा बट कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगा, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का बीच का जो गैप है वो AFC जो गिर रहा है, एंड दैट इज वाई डिस्टेंस बिटवीन AC एंड ABC डिक्रीज बट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज AFC कैन नेवर बिकम जीरो। अगर आप 12 को किसी से भी डिवाइड कर दो कुछ ना कुछ तो बचेगा, इसलिए वो जीरो कभी नहीं होगा, ठीक है। ये पॉइंट मैंने समझा दिया आपको। AC कर्व ऑलवेज लाई अबव द ABC कर्व बिकॉज AC एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट इंक्लूड बोथ ABC एंड AFC। देखो ये पॉइंट क्या है कि हम डायग्राम में देखते हैं, AC कर्व जो है वो दोनों से ऊपर है। क्यों? क्योंकि AC जो है बड़ा है, इन दोनों को ऐड करके AC निकलता है, एंड दैट इज वाई इट इज above, AC इज above दैट ऑफ ABC एज वेल एज AFC। समझ में आइए पॉइंट। अब और एक पॉइंट है इसके अंदर, देखते हैं हम नेक्स्ट कि ABC रीचेज इट्स मिनिमम पॉइंट बिफोर AC। देखो ABC रीचेज इट्स मिनिमम पॉइंट, देखो ये जो है इसका मिनिमम पॉइंट है AC का, और ABC का मिनिमम पॉइंट कहाँ पे है? समवेयर हियर, ठीक है। सो ABC जो है रीचेज मिनिमम पॉइंट बिफोर दैट ऑफ AC, ये पहले मिनिमम पॉइंट पे आ जाता है यहाँ पे और फिर राइज होना शुरू हो जाता है। सो ये इसका मिनिमम पॉइंट है और इसका मिनिमम पॉइंट ये है, तो हम बोल सकते हैं ना कि ABC रीचेज इट्स मिनिमम पॉइंट बिफोर दैट ऑफ AC, ठीक है। सो यही पॉइंट वहाँ पे लिखा हुआ है कि रीचेज मिनिमम पॉइंट बिफोर AC, AC इज स्टिल फॉलिंग ड्यू टू फॉलिंग AFC, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्यों, यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि AC जो है ना, देखो ABC राइज होना शुरू हो रहा है बट AC अभी भी गिर रहा है। व्हेन AC स्टार्ट राइजिंग AC कंटिन्यू टू फॉल, क्योंकि ABC जो है यहीं पे मिनिमम पॉइंट पहुंच के उसका फिर उठना शुरू हो जा रहा है, बट अभी भी गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि देखो यहाँ लिखा हुआ है क्यों गिर रहा है, ड्यू टू फॉलिंग AFC, ठीक है। AFC जो है वो एज वी प्रोड्यूस मोर AFC नीचे की तरफ आ रहा है और दिस पुल द AC डाउनवर्ड। सो बिकॉज ऑफ फॉलिंग AFC AC फॉल्स बट ABC कंटिन्यू टू स्टार्ट रीचेज मिनिमम एंड स्टार्ट राइजिंग बिफोर AC व्हेन द AC कंटिन्यू टू फॉल, ठीक है। सो ये देखो ये पॉइंट है यहाँ पे, when the rate of fall in AFC is equal to the rate of increase in ABC, AC is minimum and constant। so कब क्या हो रहा है कि जब rate of fall of ABC, मान लो कि AFC जो है गिर रहा है 10% के रेट से, AFC गिर रहा है 10% के रेट से और ABC भी गिर रहा है उसी परसेंट इक्वल, और ABC भी 10% के रेट से गिर रहा है। तो जब दोनों इक्वल रेट से गिरते हैं उस समय AC जो है वो मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है और कांस्टेंट होता है। जैसे मान लो कि फॉल इन AC, देखो फॉल इन AC जिस रेट से गिर रहा है और ABC जिस रेट से गिर रहा है, दोनों रेट जब बराबर है तब ये जो है आपका AC रीचेज मिनिमम कांस्टेंट एंड मिनिमम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि व्हेन द रेट ऑफ इंक्रीज इन ABC इज मोर देन द फॉल इन द AFC, AC इंक्रीज। AC का ABC जब व्हेन द रेट ऑफ इंक्रीज इन ABC इंक्रीज हो रहा है और उसका रेट ऑफ इंक्रीज ज़्यादा है देन द फॉल इन AFC, सो उस समय AC इंक्रीज होगा। और ओवर द रेंज ऑफ आउटपुट ABC राइजेज बट स्टिल AC फॉल्स, इट हैपन बिकॉज रेट ऑफ द फॉल इन AFC इज मोर देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन ABC, ठीक है। सो हम इसमें एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ आपको क्या है इसमें कि AC गिर रहा है और ABC राइज हो रहा है, ठीक है। सो अगर मान लो ABC बढ़ रहा है तो AC अभी भी गिर रहा है, क्योंकि जिस रेट से ABC बढ़ रहा है वो इंक्रीज रेट एट विच ABC इंक्रीजेज इज लेस देन द रेट एट विच AFC फॉल्स एंड दैट पुल द AC डाउनवर्ड, ठीक है। जब इंक्रीज इन ABC का रेट जब बढ़ना शुरू हो जा रहा है एंड व्हेन इट इज मोर देन द रेट एट विच ABC इंक्रीजेज इज मोर देन द रेट एट विच AFC फॉल्स,
then it pulls the AC upward and AC start rising. So this is how this diagram is made. ठीक है, सो हम देखते हैं इसको एक बार. देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, when the rate of increase in ABC is more. देखो मैं फिर से हम डायग्राम बना रहा हूँ आपको, ठीक है. सो ये मैंने समझा दिया आपको. सो when the rate of increase in ABC, रेट ऑफ इंक्रीज इन ABC, जो ABC इंक्रीज हो रहा है उसका रेट इज मोर देन द फॉल इन AFC. सो AFC गिर रहा है, अगर इंक्रीज ऑफ ABC इज ज़्यादा है रेट देन द फॉल इन AFC, तो उस समय AC इंक्रीज होना शुरू हो गया. ये पॉइंट है जब इंक्रीज होना शुरू हो जा रहा है. सो ओवर द रेंज द आउटपुट ABC राइजेज बट स्टिल AC फॉल्स. देखो ABC राइज होना शुरू हो जाता है यहाँ पे, लेकिन ये अभी भी गिर रहा है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज रेट ऑफ फॉल इन AFC जिस रेट से गिर रहा है ना, इज मोर देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन ABC, एंड दैट इज़ वाई ABC जो होता है वो AC अभी भी कंटिन्यू टू फॉल हो रहा है. ठीक है. सो ओवर आउटपुट ABC राइजेज बट स्टिल AC फॉल क्यों हो रहा है? देखो AC यहाँ पे गिर रहा है इस पॉइंट पे, लेकिन ABC राइज हो रहा है. क्यों? क्योंकि बिकॉज रेट ऑफ फॉल ऑफ AFC इज मोर देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन ABC. अगर रेट ऑफ इंक्रीज इन ABC जब ज़्यादा हो जाता है देन द फॉल इन AFC, तो एट दैट टाइम इट स्टार्ट राइजिंग, एंड दैट इज़ वाई. बट हियर यहाँ तक ऐसा नहीं हो रहा है. यहाँ तक क्या हो रहा है कि रेट ऑफ फॉल इन AFC इज मोर देन द रेट ऑफ राइज इन ABC, एंड दैट इज द रीजन AC स्टिल कंटिन्यू टू फॉल. ठीक है. सो होपफुली समझ में आ गया होगा आपको. नेक्स्ट वाई AC कर्व यू शेप मैंने बताया बिकॉज लॉ ऑफ वैल्यू प्रोपोर्शन, ये पहले गिरता है. सो इनिशियली AC at increasing return MPC rises and per unit cost production decreases. At diminishing rate MP falls and per unit cost of production start increasing. तो ये तो मैंने बताया था कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से होता है. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है कि ये ऐसे फिर ऐसे एंड देन फाइनली डिक्लाइन. ठीक है. और सो इसी का उल्टा होता है कॉस्ट. तो पहले इंक्रीजिंग रेट में होता था, तो एट इंक्रीजिंग रिटर्न, ये जो रिटर्न है MP राइजेज, MP मार्जिनल प्रोडक्ट राइज होता है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होता है, एंड दैट इज वाई इसको हम ऐसे बनाते हैं. ठीक है. सो ये मैंने बता दिया था पहले मैंने. मार्जिनल कॉस्ट देखते हैं. मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? रेफर्स टू द एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस. जब एक और बनाते हैं तो जो टोटल कॉस्ट में चेंज आता है उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट. से मान लो कि हमने एक यूनिट बनाया तो 10 लगा. ठीक है. और एक बनाया हमने तो 15 हो गया. कितना चेंज हुआ? 5 चेंज हुआ. तो 5 क्या हो जाता है? मार्जिनल कॉस्ट हो जाता है. सो चेंज इन TC, ये TC है और ये आउटपुट है. सो चेंज इन TC और एडिशन दैट इज मेड टू TC व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी इज प्रोड्यूस. तो 10 में कितना ऐड हुआ? 5 ऐड हुआ. तो 5 हो गया MC हो जाता है. ठीक है. मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है. MC मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन टोटल कॉस्ट, डेल्टा मतलब चेंज होता है, अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. और दूसरा तरीका है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ N, यानी कि जिस यूनिट का हम मार्जिनल कॉस्ट निकाल रहे हैं, TC ऑफ N माइनस TC ऑफ N माइनस 1. ठीक है. यानी कि TC ऑफ N, जिस यूनिट का हम निकाल रहे हैं, जिसे हम आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में. ठीक है. आप देखते हैं MC इज नॉट अफेक्टेड बाई फिक्स कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट जो होता है फिक्स कॉस्ट से अफेक्ट नहीं होता है क्योंकि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहता है. MC इज एक्चुअली अफेक्टेड बाई मार्जिनल कॉस्ट अफेक्टेड टोटल कॉस्ट. ठीक है. या TVC की वजह से होता है. टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो चेंज होता है, एंड दैट ब्रिंग चेंज इन द TC एंड दैट अफेक्ट द MC. इट इज नॉट अफेक्टेड बाई MC. अब देखो यहाँ पे ये डायग्राम ये दे रखा है यहाँ पे कि आउटपुट दिया हुआ 0, 1, 2, 3, 4, 12 है. TC टोटल कॉस्ट 18 है, 22 है, 27, 36 है. मार्जिनल कॉस्ट मतलब चेंज इन TC. तो पहला तो अभी हमने कुछ बनाया नहीं, पहला यूनिट 0 है तो TC डैश हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया? TC चेंज इन TC व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी प्रोड्यूस. अभी तक तो कुछ बना ही नहीं है, इसलिए डैश हो जाएगा. ये भी TBC भी डैश हो जाएगा. अब हमने एक बनाया तो कितना चेंज हुआ? 12 से 18 हो गया, यानी कि 6 चेंज हुआ तो 6 हमने MC हो गया. अब हम 1 से 2 बनाए तो कितना चेंज हुआ? 18 से 22. देखो ये चेंज हुआ, ये 4 हमने यहाँ लिख दिया. फिर अब थर्ड यूनिट बनाया तो हमने कितना चेंज हुआ? 22 to 27, तो 5 हो गया. और एक बनाया तो कितना चेंज हुआ? 27 से 36, सो 9 चेंज हुआ. तो इस तरह से हम MC निकाले. चेंज इन TC व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी प्रोड्यूस. ठीक है. सो
TBC क्या है, 0, 6, 10, 15 और 24। सो TBC मैंने बताया था कि जो इंक्रीज होता है, इन्वर्टेड यू शेप होता है। अब यहाँ पे हमने MC बनाना है। MC का तो यू शेप होता है। क्यों यू शेप होता है हमें पता है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये बता चुका हूँ मैं। पहले गिरता है, फिर मिनिमम, फिर स्टार्ट राइजिंग। इनिशियली व्हेन देयर इज इंक्रीजिंग रिटर्न MP राइजेज एंड MC फॉल्स। तो MC गिर रहा है, हमें एक्चुअली ये दिखाना है इसकी MP की वजह से, MP के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हेन MP स्टार्ट फॉलिंग तो MC राइज होने लगता है। और जब वो वी कैन कंक्लूड दैट MC कर्व इज नैरो, इज ए मिरर इमेज ऑफ MP कर्व। ठीक है, ये मिरर इमेज है। नेक्स्ट है, ये रिलेशनशिप है हमारा, इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, बनाएंगे। सबसे पहले तो हम ये बनाते हैं, ये हमारा पहले हम AC बना लेते हैं। ये AC है और ये मिनिमम पॉइंट है, और MC जो है इसको कट करता है। ठीक है, MC तो यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे TC दे, MC दे रखा है, और TC से हम MC निकाल सकते हैं। पहला तो कितना चेंज हुआ, एक बनाया तो 6 हुआ, तो 6 लिख दिया। फिर कितना चेंज हुआ, ये लिख दिया हमने। फिर कितना चेंज हुआ, फिर ये लिख दिया। फिर कितना चेंज हुआ, फिर ये। और इस तरह से हम MC निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है कि जब तक MC जो है, सो लॉन्ग एज MC जो है इज लेस देन AC। AC क्या होता है, फॉल होता है, AC फॉल्स। तो जब तक ये MC नीचे, AC गिरता है। उसके बाद जब MC इज इक्वल टू AC, AC जो है वो मिनिमम पे है एंड कांस्टेंट है। और तीसरा जो है, व्हेन MC ग्रेटर देन AC, AC इंक्रीज। जब MC जो है वो ग्रेटर है AC से, AC इंक्रीज हो रहा है। बट इंक्रीज इन MC फास्टर देन AC, क्यों? ठीक है, सो लेकिन MC, इसीलिए MC स्टीपर है देन द AC कर्व। ठीक है, ये लिखा हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट है, ठीक है, ये सारे पॉइंट जो मैंने अभी ऊपर बताया वो लिखा हुआ यहाँ पे, आप इसको एक बार पढ़ ले, वो तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि ट्रू एंड फॉल्स बताना है हमें। व्हेन AC फॉल्स MC ऑलवेज फॉल्स। देखते हैं हम क्या सही है गलत है। अगर हम यहाँ पे एक AC और MC का डायग्राम बना, ये ग्राफ बनाते, ये हो गया आपका AC हो गया, और ये मिनिमम पॉइंट है, और ये हो गया MC हो गया। तो क्या बोलो, व्हेन AC फॉल्स, AC देखो गिर रहा है, यहाँ तक गिर रहा है AC। MC ऑलवेज फॉल्स नहीं, जब AC जो है अभी भी गिर रहा है, यहाँ पे देखो ये अभी भी गिर रहा है नीचे की तरफ, लेकिन ये यहाँ से राइज होना शुरू हो रहा है। सो फॉल्स है। व्हेन AC फॉल्स MC इज लेस देन AC, MC में फॉल और में राइज। क्या बता रहे हैं कि जब देखो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं, ये गलत है कि व्हेन AC फॉल्स MC ऑलवेज फॉल्स। नहीं, जब AC गिर रहा है तो यहाँ तक, इस पार्ट तक तो हम, ये मिनिमम पॉइंट है, यहाँ तक तो नो डाउट MC गिर रहा है। जब AC गिर रहा है तो MC भी गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे AC गिर रहा है फिर भी राइज हो रहा है। सो व्हेन AC फॉल्स MC मे फॉल और इवन इट मे स्टार्ट राइजिंग ऑल्सो। ठीक है, नहीं आया समझ में पॉइंट। सो ये है इसका आंसर। दूसरा क्या है, व्हेन MC राइजेज AC ऑलवेज राइजेज। व्हेन MC राइजेज, देखो MC यहाँ से राइज हो रहा है, तो क्या AC राइज हो रहा है? नहीं, MC यहाँ से राइज होना शुरू हो रहा है, लेकिन ये अभी भी गिर रहा है। सो फॉल्स है। AC राइजेज, AC कब राइज होता है? ओनली व्हेन MC जो है बड़ा है, MC इज ग्रेटर देन AC। AC स्टार्ट राइजिंग व्हेन MC इज ग्रेटर देन AC। ठीक है, और थर्ड जो है कि AC कैन फॉल व्हेन MC इज राइजिंग। AC कैन फॉल व्हेन MC इज राइजिंग। सो ये ट्रू है। देखो AC गिर रहा है फिर भी MC राइज हो रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि MC इज लेस देन AC है, एंड दैट पुल द AC डाउनवर्ड, एंड दैट इज वाई ऐसा हो रहा है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि AC कैन राइज व्हेन MC इज फॉलिंग। AC कैन राइज, देखो AC कैन राइज व्हेन MC इज फॉलिंग, क्या सही है? देखो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है इसमें? क्योंकि AC कैन राइज ओनली व्हेन
एम सी इज ग्रेटर देन ए सी, उससे पहले वो कभी राइज हो नहीं सकता है। इवन इफ एम सी इज राइजिंग एंड इफ इट इज लेस देन ए सी विल कंटिन्यू टू फॉल। ठीक है, सो ये चारों हमने देख लिया। नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन ए बी सी एंड एम सी का क्या रिलेशनशिप है, ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी रिलेशनशिप पूछ सकते हैं उन लोग। तो देखो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो हम बनाते हैं ए सी, ए बी सी और एम सी। ठीक है, ए सी और एम सी का क्या रिलेशनशिप है हम देखते हैं एक बार। जिसे हमने बना लिया, आपको पता है कि ये है ए बी सी और इसका मिनिमम पॉइंट यहाँ पे है, ये एम सी है। तो क्या रिलेशनशिप है इसका, देखते हैं हम इसको। ये 0 है, y है, x है आउटपुट, और एम सी एंड ए बी सी। ठीक है, जब तक एम सी इज लेस देन ए बी सी, देखो ये बोथ स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, एम सी और ए बी सी, सो बोथ डिराइव फ्रॉम द, और दूसरी बात है फ्रॉम टी बी सी एंड बोथ आर यू शेप, दोनों यू शेप है, ये भी यू शेप है, ये भी यू शेप है। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एक तो पहला है व्हेन एम सी, जब एम सी जो है लेस देन ए सी है, जब एम सी ए सी के ए बी सी के नीचे है, तब तक ए बी सी गिर रहा है। ठीक है, जब एम सी इज इक्वल टू ए बी सी इस पॉइंट पे, तो ए बी सी जो है मिनिमम एंड कांस्टेंट है, और व्हेन एम सी इज ग्रेटर देन ए बी सी स्टार्ट राइजिंग। सो ये तीन रिलेशनशिप है। ठीक है, सो ये तीनों लिखा हुआ यहाँ पे, इसको पढ़ना आप समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात है, जब वो राइज हो रहा है एम सी कर्व, तो एम सी कर्व राइज है फास्टर देन ए बी सी कर्व। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, देयरफॉर बोथ एम सी एंड ए बी सी राइज, बट एम सी इंक्रीज एट फास्टर रेट देन द ए बी सी, सो एम सी कर्व इज स्टीपर एज कंपेयर टू ए बी सी। ठीक है, सो हम देखते हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप जो है ए सी, ए बी सी और एम सी। ए सी, ए बी सी और एम पी सी का क्या है, एम सी का क्या है। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। पहले हम ए सी बनाते हैं, ए सी, उसके बाद ए बी सी हमने बताया था आपको बताने के लिए, ये गैप बिटवीन ए सी और ए बी सी जो है डिक्रीज होता है, ए बी सी बट नेवर टचेज ईच अदर, और ए बी सी रीचे मिनिमम पॉइंट बिफोर ए सी रीचे मिनिमम पॉइंट। और तीसरा जो है एम सी है, एम सी जो होता है इस बोथ ए सी एंड एम सी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, इट कट ए बी सी, ये मिनिमम पॉइंट है, ये मिनिमम पॉइंट है, ये आपका एम सी है। सो जब तक एम सी जो है लेस देन ए सी और ए बी सी है, ए सी और ए बी सी फॉल करता है। व्हेन एम सी इज इक्वल टू ए बी सी और ए सी, देन ए सी एंड ए बी सी आर नॉट ओनली कॉन्स्टेंट बट ऑल्सो एट इट्स मिनिमम पॉइंट। और दूसरी बात है, जबकि एम सी इज ग्रेटर देन ए बी सी एंड ए सी और ए बी सी राइज होना शुरू होता है। सो ठीक है, और दूसरी बात है कि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ये जो है ए सी और ए बी सी डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो डिफरेंस है वो ए एफ सी है, जो कि एज वी प्रोड्यूस मोर एंड मोर वो कम होता जाता है। सो दैट इज वाई, लेकिन ये कभी एक दूसरे को टच नहीं करेगा, क्योंकि ए एफ सी कैन नेवर बिकम जीरो। ठीक है, सो ये सारी चीज़ मैंने पहले ही बता रखा है आपको। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन एम सी, ए सी और ए बी सी। तो खैर मैंने बताया अभी ऊपर, वही है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन टी सी और एम सी। टी सी टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हम पढ़े हैं पहले। टोटल कॉस्ट जो होता है वो आपका ये है टी सी, मैंने शुरू में बताया था, जबकि फिक्स्ड कॉस्ट के समय ठीक है वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से बनता है, और ये जो होता है फिक्स्ड कॉस्ट होता है। ये मैंने पहला डायग्राम बता रखा आपको, टी सी है। अब क्या हो रहा है कि जब इसका पहला जो फेज ये ख़त्म हो रहा है, जहाँ से राइज होना शुरू हो जा रहा है, उसको एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं नीचे की तरफ। ये टी सी है, ठीक है, लिखा हुआ टी सी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एम सी क्या होता है,
ठीक है, ये एम सी है। सो हम टी सी जहाँ पे आई मीन ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वहाँ से एम सी जो है वो स्टार्ट राइज होना शुरू होता है। ठीक है, सो एम सी इस तरह से हम एम सी निकाल सकते हैं। ये जो यहाँ पे बना हुआ एम सी एडिशन टू टी सी वेन 1 more यूनिट ऑफ आउटपुट रिपोर्ट, मैंने पहले बता रखा है इसके बारे में। एम सी इज इक्वल टू टी सी। एम सी क्या होता है, ये फॉर्मूला है, व्हेन टी सी राइजेज एट डिमिनिशिंग रेट एम सी डिक्लाइन। देखो जब टी सी जो होता है डिमिनिशिंग रेट में बढ़ रहा है, जब टी सी जो है डिमिनिशिंग रेट में बढ़ रहा है तब तक ये डिक्लाइन हो रहा है। और ठीक है, ये पहला पॉइंट है, ये पॉइंट कि व्हेन टी सी इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट देन एम सी फॉल्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या इसमें दे रखा है कि when rate at increase of TC stops diminishing, MC is at minimum point। जब rate at which TC stop diminishing, जहाँ पे वो रुक जा रहा है वहाँ पे MC जो है वो मिनिमम पॉइंट पे है, जो कि इस पॉइंट है हमारा इस डायग्राम में, ये पॉइंट है। ठीक है, और जब नेक्स्ट फेज जो है कि when the rate of increase in TC start rising, MC is rising। जब ये राइज होना शुरू हो जा रहा है इंक्रीजिंग रेट में तो ये बढ़ना शुरू हो जाए। ठीक है, सो इस तरह से ये रिलेशनशिप है। और फाइनली हमारा लास्ट जो है रिलेशनशिप बिटवीन एम सी टी बी सी इज सेम एज बिटवीन एम सी एंड टी सी बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन द टी एफ सी विच इज कॉन्स्टेंट। सो ये तो ठीक है, हमें समझ में आ गया, पहले बता रखा हूँ आपको। और ये एम सी है, जैसे मान लो कि कोई भी हम एक, ये हो गया एम सी हो गया, और कहीं भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना, तो ये जो है, ये जो शेडेड एरिया है वो जो है टीवीसी है। ठीक है, सो इस तरह से हम टीवीसी निकाल सकते हैं। ये सारे फार्मूला है, आप देख सकते हो इसको, टीएफसी कैसे निकालते हैं, टीवीसी टीसी कैसे निकालते हैं, या ये भी फार्मूला है टीएफसी निकालने का, एएफसी इंटू क्वान्टिटी, और टीसी एट जीरो लेवल आउटपुट को टीएफसी बोलते हैं। ठीक है, जीरो लेवल पर जो भी आउटपुट होता है उसको हम टीएफसी बोलते हैं। टीवीसी एक तो टी सी माइनस टी एफ सी निकाल सकते हैं, ए बी सी इंटू क्वान्टिटी निकाल सकते हैं, और टी बी सी निकालने का एक फॉर्मूला सिग्मा एम सी। एम सी को हर लेवल पर ऐड करते जाओ, देन यू विल गेट द टी बी सी। और टी सी क्या है, टी बी सी प्लस टी एफ सी एवरेज कॉस्ट इंटू क्वान्टिटी, और टी सी इक्वल टू सिग्मा एम सी प्लस टी एफ सी। ठीक है, ये भी एक तरीका है निकालने का। और भी कुछ फार्मूला है यहाँ पे, सो आप इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है, ये मैंने बता रखा है एम सी ए सी ए बी सी एफ सी कर्व। ठीक है, पहले बताया हुआ है। सो इस तरह से हमने देखा है कि ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, बट इसको ध्यान से समझते हैं। और सबसे पहले आपको डायग्राम समझना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट द रिलेशनशिप। बिना समझे हुए हम डायग्राम को इसको हम नहीं कर सकते। सो होपफुली आपको अंडरस्टैंड, होपफुली माइट हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। सो अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।